This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकेंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, एसपीएस के भी स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी मैडम उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीरज चौहान जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा मैडम उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो भी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी आत्रेय के सेमेस्टर 3 आत्रेय पर चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पतंजलि योगिक सेमेस्टर 4 का एक चैप्टर है, और हम लोग वहीं पर उस पर विचार करेंगे। ये चक्र विवरण है। तो हम लोगों ने चक्र में पढ़ा था कि चक्र प्रोफेसर पारदेबू ने जो अपना कंसेप्ट दिया वो ट्राई ओरिजिन थ्योरी के आधार पर दिया, प्लस उन्होंने चक्रों की स्थिति बताई। जो हमारे यौगिक चक्र थे उन्हीं को उन्होंने अपने शब्दों में कह दिया। सारे चक्र वही थे, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत। जो विशुद्ध है उसको नॉर्मली यौगिक में विशुद्धि कहा जाता है, विशुद्धि चक्र, विशुद्धि, यहाँ विशुद्ध कह दिया गया है, तो ये आज्ञा है। और सहस्त्रार ये है। तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, उसके बाद अनाहत, उसके बाद अनाहत के बाद जो है और विशुद्धि और आज्ञा और फिर सहस्त्रार, ये 7 चक्र का कंसेप्ट आया। और कहाँ कहाँ आया कंसेप्ट? ये आया कि नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी जो हम लोग कंसेप्शन वेसल मेरिडियन कहते हैं, वहां पर इन चक्रों की स्थिति मानी गई। वो भी आप मान सकते हैं कि गवर्निंग वेसल मेरिडियन, जहां क्योंकि बीच का पोर्शन है, आगे एक ऊर्जा नीचे से ऊपर जा रही है, वो यौगिक उसके चक्र की है, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन है, और पीछे है गवर्निंग वेसल मेरिडियन। तो बीच में वहीं पर है मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, और अंत में सहस्त्रार जो है वो हमारा गवर्निंग वेसल के 20 पॉइंट है। फिर जो हमारा दूसरा हमारा डायरेक्शन था हमारा आगे और पीछे का, और एक हमारा था एलएचएम। एलएचएम भी हमने पढ़ा है। एलएचएम यानी आगे का भाग अलग और पीछे का भाग अलग। तो 09 हमारा मेरिडियन, या 0 आती यहाँ से आती है और ये जाकर के हमारे फिर बिल्कुल लेटरल साइड से निकलती है। तो ये भी एक वो था। तो यानी आगे पीछे का चक्र और लेफ्ट और राइट का चक्र, तो 3 चक्र, 3 अवधारणाएं थी। और उनके कंसेप्ट में अंतर चक्र के अलावा एक बाह्य चक्र भी था जो बाहरी पर हमारा कंट्रोल कर रहा था, उसको हम लोगों ने बताया हुआ। तो ये प्रोजेक्शन उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्शन है। तो अब उन्होंने कहा कि एक कंसेप्ट और आया कि नेल चक्र क्या है। तो इन्होंने कहा कि जो क्षैतिज और अग्रपृष्ठ, क्षैतिज माने एक तो ये वाले, क्षैतिज माने ये वाले, यहां से लेकर यहाँ, ये क्षैतिज वाले हमारे चक्र है, ठीक है। और हमारे वर्टिकल चक्र ये है। तो एक क्षैतिज चक्र, एक वर्टिकल चक्र, और एक आगे पीछे का, ये जो हमारे मोटाई है उस पर जो भी चक्र जो है वो कंसेप्ट है। तो उन्होंने ये कहा, देखिए कहा कि जो क्षैतिज और अग्रपृष्ठ चक्र हैं वो किसके हैं? वो सहस्त्रार चक्र के भाग हैं। और जो ऊर्ध्वाधर चक्र, जो नीचे से ऊपर तक वाले चक्र वाले हैं, ये हमारे कुंडली के प्रक्षेप है, कुंडली के रिप्रेजेंटेटिव है, कुंडली के। फिर वायु चक्रों की जो बात आई, वायु चक्र मानव शरीर के द्वार है। चाइनीज में भी, चाइनीज जो ट्रेडिशियम में यही कंसेप्ट था कि बाहरी ऊर्जा आती है और बाहर रहती है, फिर वो अंदर प्रवेश करती है। तो यही है। तो कहें वायु चक्र मानव शरीर के द्वार है। तो इनसे बीमारी कैसे आएगी? अस्वस्थ ऊर्जा जो होगी। फिर नेल चक्रों कहा गया, नेल चक्र सहस्त्रार चक्र के रिप्रेजेंटेटिव है, उन्हीं के, उनके द्वार, उनके झरोखे
मान सकते हैं। जो सहस्त्रार चक्र है इसके ये नेल चक्र झरोखे हैं, इसलिए नेल चक्रों पर हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। दूसरा क्या कहा कि 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, तो 5 ज्ञान इंद्रियां और उसके बाद 2 हाथ 2 पैर, यानी हमारे पास ये जो हमारे हैं ये मस्तिष्क के द्वारा ही संचालित होते हैं, यानी सहस्त्रार चक्रों से ही संचालित होते हैं। ये एक कंसेप्ट है। ये सब ऑल कंसेप्ट है, इन्हीं के आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट पैटर्न डेवलप करते हैं कि हम चक्रों में, नाक चक्रों में देते हैं, तो नाक चक्रों में देने का अर्थ क्या है, हम कहते हैं कि हम अल्टीमेटली सहस्त्रार चक्र प्रभावित कर रहे हैं। तो बाह्य ऊर्जा जो आएगी वो सहस्त्रार चक्र में आएगी, और जो आंतरिक ऊर्जा के सेंटर है वो हमारा सेंटर कुंडलिनी, जैसे हम लोग चाइनीज में कहते थे कि जो बाहरी है वो हमारी स्प्लीन में आ रही है और जो आंतरिक है वो हमारी किडनी में आ रही है। वही हम लोग, वो भी वही कंसेप्ट, सबके कंसेप्ट अलग अलग हो सकते हैं लेकिन है यही, सारा सब द्वार वही है। तो कुंडलिनी, और अब यहाँ तक और कोई बहुत नहीं पॉइंट है, सब वही मोरल वही चीजें हैं, केवल पढ़ने के लिए है, तो कंसेप्ट यही है। फिर कुंडलिनी और सहस्त्रार चक्र की बात आई तो उन्होंने कहा कुंडलिनी को हम कुंडलिनी बोलते हैं, कुंडलिनी जागरण। तो कुंडलिनी में जैसे किडनी में आती थी ऊर्जा, वैसे कुंडलिनी में ऊर्जा आती है, और कुंडलिनी के साथ शरीर, ये सारे साथ शरीर माने जाने चाहिए। और जब बीमारी कोई, अगर आपको पूर्व जन्मों से कोई बीमारी आ रही है तो कुंडलिनी उसको करेगी। और कुंडलिनी अगर जागृत नहीं, या कुंडलिनी नहीं, 7 चक्रों में से कोई चक्र प्रभावित है, जन्म से ही प्रभावित है, तो आप उस चक्र में ऊर्जा कम होने के कारण जो जिस चक्र से संबंधित इस चक्र से संबंधित जो ऑर्गन है, उस ऑर्गन में आपकी कमजोरी आ जाएगी। कोई बीमारी हो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप कोई बीमारी हो, वो आ जाएगी। ठीक है, तो मानसिक होगी, मानसिक शारीरिक विकलांग हो सकता है, मानसिक होगी कम समझ आ सकती है, ये सब आगे वो कोई भी एनर्जी सिस्टम, जैसे हमने ऑर्गन सोर्स पॉइंट कहा था, हम लोगों ने कहा था चाइनीज में कि ऑर्गन सोर्स पॉइंट है जहां अपनी भी ऊर्जा है और उसके साथ साथ किडनी से प्राप्त ऊर्जा भी है। तो यहाँ भी वही कुंडलिनी से प्राप्त ऊर्जा भी है, उनको अपनी ऊर्जा भी है, और अगर वो ऊर्जा जन्म के समय कम हुई तो नेचुरली आदमी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कुंडलिनी के साथ साथ करना क्या पड़ेगा, इन ऑर्गन को भी आपको करना पड़ेगा। तो कुंडलिनी करिए, इनको भी करिए। फिर कुंडलिनी सहस्त्रार चक्र क्या है, तो यांग ऊर्जा, जैसे हम लोग कहा यांग ऊर्जा और इन ऊर्जा, तो इन ऊर्जा कुंडलिनी है, यांग ऊर्जा हमारा सहस्त्रार चक्र है। प्रोफेसर पाक जी इसको होमो हेट्रो के कंसेप्ट बोलते हैं। होमो माने कुंडलिनी, हेट्रो माने सहस्त्रार। इन माने कुंडलिनी, यांग माने सहस्त्रार। तो कुंडलिनी जन्म के रोग के लिए और जन्म के बाद के सहस्त्रार चक्र। तो अगर सहस्त्रार चक्र में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो सहस्त्रार चक्र में ये हमारा ये पॉइंट है, ये गवर्निंग वेसल का जो 20 नंबर का पॉइंट है, वो पॉइंट, उसकी चारों तरफ एक कुंदूर, चारों तरफ एक कुंदूर, 4 है, उनको एक्स्ट्रा 6 पॉइंट कहा जाता है। दे आर सेड टू बी एक्स्ट्रा 6 पॉइंट, ये 4 पॉइंट यहाँ पे। तो अगर किसी की एनर्जी कम है और वो हाई बीपी का शिकार नहीं है, तो ये गवर्निंग वेसल के पॉइंट को स्टिमुलेट करिए केवल 1 मिनट, और उसके चारों तरफ इस तरह अगर आप ऐसे स्टिमुलेट कर देंगे और डेली स्टिमुलेट करेंगे, लो बीपी होने पर भी, लो बीपी हो कोई चिंता नहीं, लो बीपी हो और एनर्जी कम हो तो GV20 को आप केवल 1 मिनट स्टिमुलेट करिए, और उसके बगल में जो चारों तरफ है इक्के, जिसको बोलते हैं 4 इक्के, वहां पर बिंदु संख्या 6 कहलाता है, एक्स्ट्रा नंबर 6, वो एक कुन चारों तरफ दूरी पर है, एक इधर एक इधर एक इधर एक आगे पीछे 4। ठीक है, इन पर अगर आप करते हैं तो हम लोग काफी ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं। और यहीं पर हम लोग कहते थे, चोटी रखते थे हिंदू, अब उसको खत्म कर दिया गया, कंसेप्ट ये कर दिया गया कि नहीं, ये सिस्टम खराब है और ये दकियानुसी है। दकियानुसी नहीं है, वो वर्चुअली बहुत बड़ा पावर है, पावर पॉइंट है, जिससे आपको अलग कर दिया गया ताकि बिल्कुल आप उससे बिल्कुल विमुख हो जाएं और आपकी शक्ति घट जाए। साजिश, ताकि सभ्यता और संस्कृति को ऐसे ही नष्ट किया जाता है।
तो ये जरूर करिए। जिनको लो बीपी के शिकार हैं जो, वो भी कर सकते हैं। हाई बीपी वाले इसको ना करें, हाई बीपी वाले में नहीं ना। हाई बीपी को GV20 को टोन करना चाहिए, क्योंकि बहुत तेजी से एनर्जी बढ़ेगी। ये सब वो है, आप उसको पढ़िएगा। यानी सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा का अर्थ यह है कि वो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, और वो ब्रह्मांड की यांग शक्ति में ऊर्जा है। जिसके पास वो अधिक होगी उसका सहस्त्रार चक्र से जो, जैसे आप एंटीना को क्या करते हैं, आप कोई एंटीना लगाते हैं तो कहते हैं कि ये इस फ्रिक्वेंसी के वेवलेंथ को ग्रहण कर लेगी। आप तमाम कंपनियां हैं, उन कंपनियों के अलग अलग बने हुए हैं, तो वो कहते हैं कि ये मॉडेम है, ये उसकी एनर्जी ग्रहण करेगी, ये मॉडेम है, ये उसकी एनर्जी ग्रहण करेगी। ये जो एनर्जी ग्रहण करने कंसेप्ट का है, ये वहीं से आया है। ये पहले भी हमको मालूम था कि अगर हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अपनी ऊर्जा को सामने कर लेंगे, कोहेरेंस में ला देंगे, तो क्या होगा, ये ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे उसमें आ जाएगी और हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। कम्युनिकेशन के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप शब्द बोले ही। कम्युनिकेशन तो आप न बोले तो भी, निशब्द हो तो भी कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन अलग चीज है और बोलना अलग चीज है। बोलने की मूक संवेदना अलग चीज है। तो मूक संवेदना भी होती है, और संवेदना आंखों से पढ़ी जाती है। आप हाथों से केवल आप देख रहे हैं तो भी संवेदना पढ़ सकते हैं। यानी बोले नहीं तो भी, बोलना भी एक जैसे और इंद्रियों का है वैसे बोलना है। तो इसलिए हम समझे कि बोलने के माध्यम से कम्युनिकेशन डिफरेंट चीज है, और कम्युनिकेट आप पूरे ब्रह्मांड से कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप उस एनर्जी के साथ अपने को साम्यक भाव कर लें। वही वही फ्रीक्वेंसी, वही वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी हो जो ब्रह्मांड से आ रही है, वही आपकी हो जो आपने ग्रहण कर लिया सहस्त्रार चक्र की। तो सहस्त्रार चक्र जो है वो वहां से संपर्क स्थापित कर लिया। दिस इज द कंसेप्ट। कुंडलिनी को अभी जो वही अब इन्होंने कहा कि भाई जो सहस्त्रार चक्र में 1000 कमल वो पाए गए हैं पंखुड़िया। तो 1000 पंखुड़ियों का अर्थ क्या है कि उसकी पावर कितनी अधिक है, वो पावर की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पावर कितनी अधिक है। अगर हमारे पास 4 है, हम हमारे पास उसमें मूलाधार में मान लीजिए 4 है, मूलाधार में है कि नहीं, मूलाधार में 4 है शायद, मूलाधार में 4 है, मूलाधार में 4 है, 4 पटल है, मूलाधार में 4 है, कार में 6 है, 6 से 10 से 10 से 12, 12 से 16, 16 से 96 और 96 से 1000। ये कंसेप्ट है। तो यानी 1000 जिसके पास है उसकी पावर कितनी अधिक है। इसलिए सहस्त्रार चक्र की पावर 1000 है, अगेंस्ट मूलाधार 4 के अगेंस्ट में 250 गुना। तो ये उसकी पावर को बता रहा है। कुंडलनी और सात शरीर, ये एक मेटाफर यूज किया गया है। कहते हैं कुंडलनी और सात शरीर क्या है। कह रहे कुंडलनी ही वास्तव में जो मूल ऊर्जा है वो मदरली है, और फादरली कौन है, फादरली सहस्त्रार चक्र। तो जब ब्रह्मांड की ऊर्जा वाला वो फादरली चक्र वाले है, और मदर की ऊर्जा वो। तो कहा कि जब मदर की ऊर्जा जब बच्चे हैं उनके सब साथ और सब बच्चे हैं, तो ये बच्चे क्या है, इन बच्चों को वो मदर कुंडलनी जो है ये इनको फीड कराती है, यानी इनको खाना पीना देती है, इन्हीं को पोषण देती है। तो ये इनको पोषण देती है तो ये उसके शरीर के रूप में है, उसके भाग के रूप में है, उसके अंग के रूप में है। और इसलिए इनको कहा गया कुंडलनी सबका पोषण दे रही है, सारे चक्रों का। और कौन चक्र जो है, और सहस्त्रार चक्र जो है पिता तुल्य है, जो फंक्शन की बात कर रहा है। जैसे उन्होंने उतना तुलना किया कि जैसे हमारे घर परिवार में होता है कि जो पहले, अब तो चेंज हो गया, बहुत परिवर्तन हो गया। ये पहले क्या होता था, पहले फादर ही जाता था और बाहर में सारी चीजों की व्यवस्था करता था। तो वो जो आपके पोषण, आपके विकास, आपके उसके लिए वो व्यवस्था करता था। और घर में जो मदर वाला था वो कहता था, वो पोषण देती थी, जिसमें खाना पीना सब शामिल है, और उनको जागृत भी करना। तो ये कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट हुआ कुंडलनी और सहस्त्रार को इसी रूप में माना गया। तो एक फॉर्म है इन यांग के कंसेप्ट में, एक फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, कुंडलनी फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, और हमारा यांग है जो हमारा फंक्शन है, वो हमारा सहस्त्रार चक्र का है। होमो हेट्रो यही कंसेप्ट है, होमो कुंडलनी है, हेट्रो हमारा सहस्त्रार चक्र है। तो ये जो
प्रोफेसर ताजू ने एक और कंसेप्ट कहा था, न्यूट्रो कंसेप्ट कहा था। तो यहाँ पर उसकी तुलना की गई कि जो शून्य है जहां से पैदा हुए वो है न्यूट्रो, यही नहीं है न्यूट्रो, दिस इज नॉट द न्यूट्रो, वो न्यूट्रो है। ये जो कंसेप्ट इसमें लिखा हुआ है उससे हम लोग सहमत तभी नहीं, क्योंकि प्रोफेसर पाक जेबू ने ये नहीं कहा कि न्यूट्रो, उन्होंने कहा न्यूट्रो फोर्स है, जो शून्य है, जो शून्य है वो शून्य के रूप में देख रहा है। तो वो एग्जिस्टिंग, उन्होंने कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट दिए थे। एग्जिस्टिंग स्पिरिट नंबर 1, दूसरा उन्होंने कहा था जीरो वर्ल्ड, जीरो वर्ल्ड को हम लोग तब मानते हैं जीरो, जीरो वर्ल्ड, और उनका रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड को मानते हैं हम लोग बाहर, जब हम जगत, जो ब्रह्म की, जब जगत की उत्पत्ति हुई तो वो हमारा हो गया। और उन्होंने होमो और हेट्रो 2 फोर्सेस कही थी, होमो हेट्रो, और न्यूट्रो कहा था, न्यूट्रो इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, इन दोनों के बैलेंसिंग के रूप में आया। और जीरो को उन्होंने कहा, जीरो जो था वो तम था, वो और जो एग्जिस्टिंग स्पिरिट थी उसने जीरो को यही माना था कि वो बिल्कुल निर्विकार भाव से उनको देख रही है, उसको, वो न्यूट्रो फोर्स थी, वो न्यूट्रो नहीं थी। तो थोड़ा सा ये डिवीजन हो सकता है, बट न्यूट्रो फोर्स में ये जरूर कंसेप्ट आया था कि अगर होमो फोर्स, हेट्रो फोर्स अगर विकासशील हो रही है और वो कह रही है हम समाज के एक निर्माण करेंगे और एक नई जगत की रचना करेंगे, इसलिए वो जीरो वर्ल्ड से यानी तम से निकल करके वो रियल वर्ल्ड की ओर भाग रही थी। तो दिस वाज लीनियर डेवलपमेंट, यानी एक सिंगुलर, एक बिंदु से, बिंदु हमारा था न्यूट्रो, न्यूट्रो, न्यूट्रो नहीं न्यूट्रो, और उससे एक लीनियर डेवलपमेंट हुआ, वर्टिकल मूवमेंट हुआ, वो वर्टिकल मूवमेंट हो गया, माना गया उसका हेट्रो का। फिर उसके बाद इस मूवमेंट को, ऐसे संसार नहीं चलता है, इस संसार चलने के लिए एग्जिस्टिंग स्पिरिट ने यानी परमात्मा ने फिर एक फोर्स को भेजा, उस फोर्स का नाम था विष्णु, वो ब्रह्म, रुद्र, रुद्र, जिसको फोर्स होमो कहा गया। उस होमो फोर्स ने सबको मारना शुरू कर दिया, ग्रोथ रोक दिया, नष्ट कर दिया, कहा सब समान हो जाएंगे, सब समान हो जाएंगे तो नष्ट हो जाएंगे। अब उसके बाद जगत ऐसे भी नहीं चलता है, तो जगत को सुव्यवस्थित रूप देने के लिए एक फोर्स और क्रिएट की गई जिसका नाम विष्णु था, जिसको हम लोग कह सकते हैं न्यूट्रो फोर्स, न्यूट्रो। उस फोर्स ने आकर के सामंजस्य और व्यवस्थित समाज की रचना किया, जिसको हम लोग 3 रूपों में अपने प्रकट करते हैं। हम कहते हैं एक हमारा लीनियर, एक वर्टिकल मेरिडियन है, एक हमारी हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है, यूं रुक जाती है देखिए यूं, और एक हमारी जिगजैग मेरिडियन है, स्पाइरल मेरिडियन है, वो हमारा न्यूट्रो फोर्स है। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ट्राइवर्जन। ये आपको मिल जाएगा ट्राइवर्जन वाले पे, हम लोगों ने दिया हुआ है अलग से, प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो यही, कोई भी पदार्थ जहां स्ट्रक्चर की बात आएगी वहां फंक्शन की बात जरूर आएगी, कोई पदार्थ तो उसमें ऊर्जा जरूर आएगी, और ऊर्जा और दोनों वही कंसेप्ट हो, इन यांग का कंसेप्ट है। यही इन्होंने कहा कि एक कोई भी स्ट्रक्चर होगा तो उस स्ट्रक्चर के लिए कोई फंक्शन जरूर होगा, अगर कोई मैटर है तो उसका एंटी मैटर जरूर होगा, प्रति पदार्थ जरूर होगा, ये साइंस का शब्द है। लेकिन हम कह रहे हैं कि कोई पदार्थ होगा तो उसकी ऊर्जा जरूर होगी। तो इन दोनों के रूप में ही पदार्थ और ऊर्जा का वही सामंजस्य है जो होमो हेट्रो में है, वही रूप है जो इन यांग में है, और वही है जो हमारा कुंडली और सहस्त्रार में है। अब सोलर चक्र को जो कंसेप्ट है, तो सोलर चक्र को उन्होंने सूर्य चक्र के रूप में कह दिया, और उस सोलर चक्र को कहा सूर्य ही, ये कंसेप्ट है कि सूर्य ही सब सृष्टि का जनक है, यांग जरूर है तो जनक है। तो वो हम लोग उसको अगर माने तो हम उसको नाभि में मानते हैं सोलर चक्र को, तो सोलर प्लेक्सस नाभि में भी है। तो उस सोलर प्लेक्सस और उसका संबंध जो है, क्यों, उसका संबंध भी सहस्त्रार से है, उसका संबंध भी कुंडली से है। तो वो उसमें भी ट्रीटमेंट की बात आती है। तो ये सब अलग है, इसको वहां तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो कंसेप्ट है, ये वाला शून्य चक्र, होमो चक्र, ये वहां से बना है कि तीनों तीनों, जैसे हमारे ओम में शून्य चक्र, शून्य भी होता है, एक बिंदी होती है, एक होमो होता है और एक हेट्रो होता है। तो एक लंबाई होती है और एक मोड़ होता है और एक जिगजैग होता है, तो तीनों। तो ये ब्रह्म चक्र
शून्य चक्र, सोलर चक्र, इसको बहुत मतलब इट नीड्स रिडिफिनेशन, रिडिफाइंड नहीं हुआ इसको, ऐसे पुरानी किताब है, इस किताब के आगे आगे नहीं लिखा गया। लेकिन हम लोग जो हम लोग ट्रीटमेंट में पैटर्न में है, बहुत कंसेप्ट में मत जाइएगा, क्योंकि कंसेप्ट बहुत क्लैरिफाइड नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि किताब अच्छी है, किताब पहले लेकिन एक ही किताब लिखी गई है। इस किताब के बाद एक दूसरी किताब आनी चाहिए थी जो इसके क्लैरिफिकेशन ग्रुप में हो और बढ़िया हो, लेकिन उस किताब में पूरा अभी समावेश नहीं हो पाया और दूसरी किताब आ नहीं पाई। तो ब्रह्म चक्र के ऊर्जा परिवार में माने ब्रह्म चक्र माने माना गया कि जो कंबाइंड रूप ट्राइवर्जन थ्योरी और सहस्त्रार और कुंडली की कंबाइंड रूप में ब्रह्म चक्र के ऊर्जा परिवार में कुंडली को माना गया, सहस्त्रार को, मूलाधार सबको माना गया। तो उसको उन्होंने कहा ये, लेकिन ये जो आकृतियां हैं ये दे नीड रीडिफिनेशन, क्योंकि प्रोफेसर पाकजू वो इसी रूप में शो कर रहे हैं। बट व्हाई 1 2 3 व्हाई, ये एनर्जी पैटर्न है। अगर हम लोग वैसे अपने डिफिनेशन में रखें तो हम लोग वहां से शुरू करते हैं। अब मैं थोड़ा सा बता दूं इसका, हालांकि ये क्लैरिफिकेशन कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये क्लैरिफिकेशन ऐसा ही है कि जो जो जल के नीचे हमारे पास 3 शक्तियां हैं। कमल चक्र की बात सोचेगा, जल के नीचे कौन है? जल के नीचे पहले तो है तरल, तरल से कौन था? जल, जल जो जल सबसे नीचे जल है, तो जल क्या है? मूलाधार, यानी उसकी ऊर्जा क्या है? उसकी ऊर्जा क्या है? बोलिए, शीतलता। तो शीतलता उसके ऊपर जो आया, तो वहां पर कंकड़ पत्थर आए, तो उनकी ऊर्जा हुई ड्राइनेस। और उसके ऊपर आया कौन सा? जिसमें मिट्टी, कीचड़, कांदो मिला हुआ है, इसको हम लोगों ने कह दिया ह्यूमिडिटी। आप लोग देख सकते हैं जल का ये सतह है, इसके नीचे, यहाँ नीचे कौन? नीरज चौहान जी, देखिए, अनिल शर्मा मैडम, कोई भी खोल ले, तो ये इसको देखें, ऐसे देखें, नीचे क्या है? जल, जल में तरलता है, शीतलता है। इसके ऊपर क्या है? कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर, उनकी ऊष्मा क्या है? उनकी ऊर्जा, ऊर्जा बताइए। उनकी ड्राइनेस, ड्राइनेस। और इसके ऊपर हमारा यहाँ पर आए कीचड़, कांदो, तो ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी। तो यहां तक तो आ गया एक फोर्स। तो इसका डायरेक्शन अगर ऊपर से नीचे लिया जाएगा तो कैसे आएगा? पहले ह्यूमिडिटी आएगी, फिर ड्राइनेस आएगा, फिर शीतलता आएगी, फिर नीचे ऊपर क्या हुआ? यहां से शुरू हुआ, यहाँ पहले वायु के संपर्क में आया तो विंड, उसके ऊपर हीट, उसके ऊपर हॉटनेस, और उसके ऊपर लाइटनेस। तो ये दिस इज द कंसेप्ट, ये कंसेप्ट में, तो उस कंसेप्ट में तो जो हम इसे इंटरप्रिटेशन है उसको हम लोग मानते हैं कि मोर और लेस वही कंसेप्ट है कि अगर इस हाथ में है तो इसमें उल्टी तरफ जाएगी, मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, और इसमें हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। तो इस लिहाज से वो मतलब डिफाइंड है, लेकिन वो कहीं डिफाइंड इसलिए नहीं है कि अलग से उसको प्रोफेसर पाकजू की विशेषता ये थी, उन्होंने बहुत अधिक ड्राइंग यदि बनाया और उस पर बहुत अधिक वो नहीं किया, लिखा नहीं, तो लिखने की आवश्यकता है ना, बिना लिखे हुए कैसे कंसेप्ट क्लियर होगा? कंसेप्ट मतलब है सब वही लिखा, वो अगर उसको बहुत पढ़े तो वही करेंगे, लेकिन दूसरा रिडिफाइन करेगा तो वो आएगा। तो यह है सब वही कंसेप्ट, वही पूरा। उसी तरह लेफ्ट हैंड होमो है, ये हेट्रो है, लेफ्ट हैंड है, देखिए होमो हेट्रो कंसेप्ट में है। उसमें जब आपका लेफ्ट हैंड में तो एंटी क्लॉकवाइज है, राइट वाले में क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखाया गया, वही लोकेशन ऑफ सोलर चक्र। यही इसी तरह की चित्र आकृति उन्होंने बना दिया, हम लोगों ने बना दिया, लेकिन वो जो हम लोग समझना है कैसे यूज करना है, बस उसको हम लोग समझना है, उसको समझेंगे। अब यहां पर आइए कि जो
मॉडर्न साइंस ने क्या किया, मॉडर्न साइंस ने जब पाया, मॉडर्न साइंस तो बहुत बात की बात है, 1617 के आसपास की सब डेवलपमेंट है, तो ये साइंस पहले की है। ये 500 बीसी 600 बीसी के पहले तो गौतम बुद्ध थे, 500-600 बीसी में तो गौतम बुद्ध थे, उनके पहले की ये रचना है या वो चीजें हैं। तो यानी जहां जहां देखा गया कि जो जहां जहां एंडोक्राइन सिस्टम है वहां पर ऑलरेडी हमारे मनीषी कह चुके हैं कि कोई ना कोई हमारा ऊर्जा चक्र है, तो उन्हीं जगहों पर पाना गया। इनको भी कहा, इन्होंने कहा कि दो कंट्रोलिंग ऑर्गन, अगर मॉडर्न साइंस के हिसाब से दो कंट्रोलिंग और सिस्टम माने जाए तो दो सिस्टम है, वन इज नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज एंडोक्राइन सिस्टम। दोनों मिलकर के शरीर को, शरीर की समस्त क्रियाओं को, मानसिक शारीरिक सब बौद्धिक सबको नियंत्रण करते हैं दोनों। अब इसको उन्होंने फिर कहा, सिस्टम में कर दिया कि भाई जो जो हमारा प्रोफेसर अग्रवाल साहब ने लिखा है, प्रोफेसर अग्रवाल, डॉक्टर अग्रवाल उनकी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या कहा गया, एंडोक्राइन ग्लैंड माने था कि दो तरह का, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन में आप लोग समझ रहे हैं अंतर, बोलिए, एनी पर्सन, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन में अंतर? सेमेस्टर 2 में है वो, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, थोड़ा सा अंतर जानिए, क्योंकि कोई पूछ ले कभी तो जानना चाहिए, थोड़ा बहुत जानना चाहिए। आप देखिए गलत, ये इन सब क्लासेस में आप गलत बोलेंगे तो कोई हिट ही नहीं होगी। जब वहाँ क्लासेस में, एस्पर्स वाली क्लासेस में बोलेंगे तो आपको तकलीफ होगी, वहाँ तुरंत कमेंट कर देंगे। हम लोग कमेंट नहीं करते, हम लोग जानते हैं सब ज्ञान के मार्ग में अज्ञानी है, हम भी अज्ञानी है। अनिल मैडम बोलिए, चिंता मत करिए, अब कुछ भी बोलिए, बोलना चाहिए ना कुछ, क्या कुछ भी बोलिए, चिंता मत करिए। एंडोक्राइन इट मीन्स जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इंटरनल ग्लैंड होता है? नहीं सर, नहीं कोई बात नहीं, ठीक, चलिए चलिए। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन का मतलब हुआ कि दो ग्लैंड दो तरह की हो सकती है। ग्लैंड जैसे हमारा ब्लड है, वो किसी डक्ट में जाता है ना, किसी नली में जा रहा है ना, नली में, वेसल्स में जा रहा है, हम उसको आर्टरी बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं, यही बोलते हैं। तो एक कोई ऐसा सिस्टम जो एक्सोक्राइन मतलब हार्मोन हो, वो एंडोक्राइन सिस्टम का है। उनका सीक्रेशन हार्मोन नहीं होता, कोई भी लिक्विड हुआ, कोई भी जूस हुआ, वो किसी डक्ट से जा रहा है, किसी नली से जा रहा है, किसी आधार से प्लेटफॉर्म से जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म है हमारा, इस प्लेटफॉर्म से हमने उड़ेल दिया, ऐसे हमने माने जल लिया और जल कुल कर दिया, तो हमारा प्लेटफॉर्म है। और अगर हमने सीधे रक्त में कैसा डाला, अगर हमने सीधे कोई चीज रक्त में डाल दिया, यानी हमने कोई डक्ट का इस्तेमाल नहीं किया, किसी वेसल्स का इस्तेमाल नहीं किया, किसी आधार का इस्तेमाल नहीं किया, तो इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। रक्त में डालना कैसे होता है, रक्त में ऐसे मत सोचिए कि रक्त के अंदर डाल दिया ना, रक्त के बाहर तरल है, हम लोगों ने पढ़ा था ईसीएफ और सीएफ, ठीक है जी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा, तो आईसीएफ ईसीएफ दो है। यानी हम अगर यहाँ डाल दें यहाँ, तो भी तो यहाँ ब्लड जा रहा है, ब्लड अंदर, ब्लड और तरल आता रहता है ना, पोरस है ना, सब सारे जितने भी सेल हैं सब में पोर्स हैं, छेद हैं, तो उनसे बाहर इंट्रासेलुलर फ्लूइड और फ्लूइड में वो ट्रांसफर होता रहता है, ईसीएफ आईसीएफ। तो वो तरल वो यहाँ पर है एंडोक्राइन ग्लैंड, और यहीं पे डाल दिया उसने तो चला गया। वो कोई डक्ट का सहारा लेती, कोई नली का सहारा लेकर डालती, तो वो एक्सोक्राइन हो जाता। ठीक है, तो जैसे हमारा पैंक्रियाज दोनों है, एंडोक्राइन भी एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइनल ग्लैंड से तो पैंक्रियाज निकालता है, और यहाँ क्या निकालता है, यहाँ पैंक्रियाटिक जूस निकालता है, तो जूस को डक्ट में डाल देता है और डक्ट में जाती है, और दोनों ऊपर से बिलरी डक्ट आती है जो
वाइल्ड जूस लेकर के, अब दोनों मिलते हैं और मिल करके तब जाते हैं। तो ये अंतर है। तो ये डक्टलेस ग्लैंड ये इसीलिए कहलाती है क्योंकि ये डक्ट इनमें नहीं होती है, सीधे रक्त में प्रवाह करती है, तो इसको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। ये हार्मोन्स इनके इनके जो इनका सिक्रेशन होगा उसको हम बोलते हैं हार्मोन, उनको नहीं बोलते हार्मोन, इसको बोलते हैं हार्मोन। जो डक्टलेस ग्लैंड है वो हार्मोन निकालती है, तो ये हम लोग ये हार्मोन निकालती है, वो कोई जूस निकाल सकते हैं, कोई द्रव्य निकाल सकते हैं। तो फिर इनको भी थोड़ा बहुत समझ लीजिए आप लोग, 3 वाले में है। एक होगा लोकल हार्मोन। लोकल हार्मोन माने हम यहीं पर हैं और हमारे घर के बगल में ही चुंगी चौकी है या पुलिस चौकी है, तो पुलिस चौकी में कोई पुलिस चौकी आए तो उसकी पहचान हमारे तक है कि वो हमारे बगल में है या हमारी पहचान उसके तक है, तो हमारे ये लोकल हार्मोन कहलाएंगे जो लोकली कहीं प्रभावित करते हैं। वो हमारे घर में जैसे हमारे 4-5 घर हैं, उन घरों में एक पुलिस चौकी बगल में लगा दी गई कि भाई 4-5 घर हैं, इन्हीं के लिए आप जिम्मेदार हैं, तो वो ये ऐसे लोकल हार्मोन कहलाएंगे जो लोकली केवल प्रभावित करते हैं किसी चीज को। तो ये क्या, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, ब्रेडिकिनिन, एसिटाइलकोलिन, ये क्या करते हैं, जहां पर गए उसी के बगल में यहाँ पर कोई घर है उसी घर को प्रभावित करते हैं, इनर्वेशन बोलते हैं उसको, तो वह इनर्वेश करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो किसी तरह का भी कोई प्रभावित करते हैं, जो उसमें गति लाते हैं, चेंज लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, तो केवल इनको लोकल कहेंगे। लोकल माने स्थानीय, तो लोकल से स्थानीय समझिए। दूसरा क्या हुआ, दूसरा जनरल हार्मोन कहलाएंगे। जनरल हार्मोन के 2 भाग हैं, एक होगा ट्रॉपिक हार्मोन और दूसरा होगा ट्रू हार्मोन। जनरल हार्मोन के 2 भाग, एक होगा ट्रॉपिक और एक होगा ट्रू हार्मोन। ट्रॉपिक क्या होगा, ट्रॉपिक कहेगा कि भैया देखो हम तो जा रहे हैं, बहुत कम मात्रा में निकलता है, देखिए बहुत कम मात्रा में कहता है हम तो जा रहे हैं, लेकिन हम सीधे वहां नहीं जाएंगे, हम किसी जो जैसे मान लीजिए आप प्रिंसिपल है मान लीजिए, और एक स्कूल में टीचर है, तो प्रिंसिपल गए, टीचर को उन्होंने जगह दिया कि भैया बच्चों को पढ़े, वो सीधे कह सकते थे बच्चों को पढ़ो ना, उनका नहीं, हम ये नहीं कहेंगे, हम तो टीचर को बोल देंगे, तो ये कहलाएंगे कौन, ट्रॉपिक हार्मोन। खुद नहीं काम करेंगे, खुद नहीं जाएंगे वहां, लेकिन वो किसी को जगह देंगे। एक ऐसे हमारे पास हार्मोन तमाम है जो जहां पर भी आपको लिखा हुआ है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो खुद नहीं जाता, वो थायराइड को स्टिमुलेट करता है। तो जैसे जैसे समझ में आ रहा है मैडम? जी सर, समझ में आ रहा। रीता गांधी मैडम, संजय गवर्ने सर, टॉपिक खुद कार्य नहीं करता लेकिन किसी से करवाता है। हाँ करवाता, वो कहता है काम नहीं करेंगे, वो कहता है भाई हम काम करेंगे। ऐसे जहां भी स्टिमुलेटिंग SH लिखा है वो सारे के सारे यही है, ट्रॉपिक हार्मोन। दूसरा क्या हार्मोन है, तीसरा हार्मोन है सबसे बढ़िया, ट्रू हार्मोन। ट्रू माने वही असली हार्मोन वही है। असली हार्मोन क्या करता है, वो कहता है भैया ना, हम तो जाएंगे और जहां जहां होगा पूरे एरिया हमारा, सब जगह छात्र हैं, हर जगह जा करके उसको प्रभावित करेंगे सब। ट्रू हार्मोन है। तो वैसे हार्मोन हमारे जैसे पैंक्रियाटिक जूस है, वो पैंक्रियास का निकला हुआ हार्मोन है हमारा, वो ये सब हमारे जो है ये जाते हैं तो परिवर्तन ला देते हैं। जो जो ये बच्चों के लिए ग्रोथ वाले हार्मोन होते हैं वो निकलते हैं, 14-15 साल में सब परिवर्तन हो जाता है। ये सब हार्मोन जो ट्रू हार्मोन है, ठीक है। चलिए, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस इज द चीफ ऑफ 3 सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम का चीफ है, और उसके बाद हमारा लिम्बिक सिस्टम का चीफ है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी अपने मेंबर बना लिया है, अपने घर में उनको जोड़ लिया है। तो तीनों वो भी, उनको भी दोनों हाथ उनको भी जोड़े, वो भी उनके कब्जे में है, और लिम्बिक सिस्टम का चीफ बना बैठा हुआ है, और एंडोक्राइन सिस्टम का चीफ बना बैठा हुआ है। चीफ ऑर्केस्ट्रा है ये एंडोक्राइन सिस्टम का, और इसी के कहने पर ये क्या काम करता है, इसका रोल आप देखिए, ये
पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को आदेश देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ये सबसे चीफ है, ये चीफ ग्लैंड वो मास्टर ग्लैंड है। ये क्या करता है, ये कोई करवाना होता कोई काम तो पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजेगा, कहेगा ये काम करो। कोई हार्मोन निकाल दे कि तुमको ये काम करना है, या ये तुम ये निकाल दो, उसको बोलेंगे ये हार्मोन निकाल दो। और जब कभी उसको लगा कि ये हार्मोन अधिक निकल रहे हैं तो उसको मैसेज आ जाता है कि अधिक हार्मोन अधिक निकल रहे हैं, तो वो रोक देगा, ना ना मत निकालो, अब बंद करो, बहुत हो गया। ये काम पिट्यूटरी भी करती है। एक होता है फीडबैक मैकेनिज्म। हमने आपसे कहा कि हमको किताब भेजनी है, तो मैंने जो है नीरज चौहान जी को दे दिया एक किताब, रीता गांधी मैडम को दे दिया, संजय जी को दे दिया, और या मैंने नीरज चौहान जी को कहा कि भाई की किताबें 10 हैं और आप जो है अनिल शर्मा मैडम को दे दीजिए, रीता गांधी मैडम को, संजय गवंडे जी को दे दीजिए। अब मुझे ये पता करना है कि भाई ये पहुंची कि नहीं पहुंची, तो मैं नीरज चौहान जी से क्यों बात करूंगा? नीरज चौहान जी खुद बतावे तो ठीक है, तो मैं तो फीडबैक मैकेनिज्म से उनसे पूछ लूंगा कि भाई आपको पहुंची कि नहीं पहुंची। वो कहेंगे नहीं पहुंची। ये मतलब वहां से, मार्केट से जहां पर पहुंचाना है वहां से फीडबैक मैकेनिज्म मिलता है। जैसे जैसे बैठे हुए हैं हमारे सिस्टम में और कोई हार्मोन बढ़ गया तो हमारे रिसेप्टर द्वारपाल बैठे हुए हर जगह मार्केट में, मार्केट मानिए पूरे शरीर को, तो हर जगह द्वारपाल बैठे हुए हैं। तो ये क्या करते हैं, तुरंत इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि भैया ये तो बढ़ गया। किसको देते हैं? ब्रेन को। तो ब्रेन में को हाइपोथैलेमस को, और या पिट्यूटरी दे देते हैं। तो भाई देखते हैं कि भाई पिट्यूटरी भी तो बहुत कंट्रोलर है इनकी, क्या जो उसके कंट्रोल में है उनको दे देंगे। और तो अगर बड़े मालिक को मिल गया, बड़ा मालिक कौन है? हाइपोथैलेमस, तो वो भी कम कर देगा। छोटे मालकिन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है, उनको मिल गया तो छोटे मालकिन बंद कर दी। ये फीडबैक मैकेनिज्म से होता है। तो ये इनके 10 सेंटर हैं, प्री ऑप्टिक, सुप्रा ऑप्टिक, सुप्रा सिस्टमैटिक और पैरावेंट्रिकुलर, एंटीरियर पैरासिम्पैथिक, मीडियल, लैटरल, पोस्टीरियर सिम्पैथिक, एक्वेट, न्यूक्लियस, मेमोरी, प्री, सुप्रा, मेडुलर। ये हमारे 10 सेंटर हैं। 10 सेंटर से इन चीजों को निकालने का काम करता है। इनहिबिटिंग माने रोकना और रिलीजिंग माने रिलीज करना। ये रिलीज खुद नहीं करते, ये रिलीजिंग फैक्टर को करते हैं कि आप ये काम करो, इस फैक्टर को रिलीज कर दिया तो आप करो। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। नाउ सेकंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोफाइसिस सेरेब्री इसका नाम पूरा है। ये थर्ड वेंट्रिकल के बगल में स्थित है। हमारा जो ब्रेन में 4 वेंट्रिकल हैं, 2 लेटरल वेंट्रिकल, एक थर्ड वेंट्रिकल, एक फोर्थ वेंट्रिकल। तो 4 वेंट्रिकल में थर्ड वेंट्रिकल के उसमें ये आसपास स्थित है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड, इसके 2 हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, पीछे की तरफ एक आगे की तरफ। एंटीरियर से 7 हार्मोन निकलते हैं और पोस्टीरियर से केवल 2 निकलते हैं। एंटीरियर जो है थैलेमस से जुड़ी हुई है। कहां से? ब्रेन कहते पार्ट है थैलेमस, थैलेमस से जुड़ी हुई है, लेकिन ये रक्त नलिकाओं से जुड़ी हुई है और ये नर्वस टिश्यू से जुड़ी हुई है, पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी। तो ये नर्वस टिश्यू यानी ये ब्रेन का अपना पार्ट है और ये ब्रेन का अपना पार्ट नहीं था, लेकिन ये 7 हार्मोन को करती है, 2 हार्मोन करती है। और ये 2 हार्मोन भी है पोस्टीरियर लोब, ये सब भेजता वो है हाइपोथैलेमस, ये केवल स्टोरेज करते हैं तो निकाल देते हैं। ये सब पूरा काम करते हैं पिट्यूटरी जो एंटीरियर है, ये पूरा काम करते हैं। इतने प्रोलैक्टिन है, ग्रोथ हार्मोन है, एंडोकार्टिकोपिक हार्मोन है, एसीटीएच है, थायराइड है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है, मेलानोसाइट है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सब ठीक है। तो ये देखिए, थर्ड थायराइड, पैराथायराइड को विशुद्ध चक्र में माना गया है। थायरोक्सिन, पैराथार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन है। और ये हमको आपके जो आज्ञा, देखिए आज्ञा चक्र हुआ तो यहाँ पर हो गया, उसके बाद हमारा विशुद्ध चक्र हो गया, ये गर्दन में हो गया हमारा,
और उसके अनाहत चक्र हो गया, ये हमारा थाइमस में हो गया। थाइमस ग्लैंड जो हमारा है हृदय पे बिल्कुल स्थित है। दिस ग्लैंड इज पार्टली एंडोक्राइन, पार्टली लिम्फोइड टिश्यू। थाइमस बहुत बड़ी ग्रंथि है। 14 साल के बच्चों के लिए सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट, सबसे बढ़िया इम्यूनिटी वही देती है। थाइमस धाइमा के रूप में जानी जाती है। जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो धाइमा से संपर्क टूट जाता है, वही। मणिपुर, आइलेट ऑफ लैंगरहॉर्न, पैंक्रियाज, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेरिन। स्वादिष्टान, एड्रिनल ग्लैंड, उसके दो है, कॉर्टेक्स है, मेडुला है, तो दो है, एल्डोस्टेरोन, कार्टिसोन, एंडोजोन। जो कॉर्टेक्स है और मेडुला माने अंदर का भाग, कॉर्टेक्स माने ऊपर का भाग, तो इपिनेफ्रिन, नॉन इपिनेफ्रिन दो मेडुला के हैं जो सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक के लिए यूज होती है। यही दोनों दो हार्मोन है मेडुला वाले। और कार्टिसोल, एंड्रोजन, ये सब निकालते हैं जो आपको फाइट फ्लाइट इन सब के कंसेप्ट में आता है, और ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसीलिए इसको वायु के साथ रखा गया है। मूलाधार, ओवरीज, टेस्टिस, ओवरीज, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन दो निकालते हैं ओवरी, और टेस्टोस्टेरोन जो है टेस्टिस निकालते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट है मूलाधार, इसको किडनी के साथ जोड़ा गया है, यानी ओरिजिनल। इस सिस्टम के हिसाब से उन्होंने माना कि भाई ये सहस्त्रार चक्र है, बाएं हाथ में आपको, अब सहस्त्रार चक्र को हम लोग बाएं हाथ में रखा और कुंडली को दाहिने हाथ में कर दिया। तो कह रहे कि अंगूठे, उन अंगूठे में तो कह दिया, और कहा नेल चक्र जो है, नेल चक्र ऊर्जा के 10 द्वार है। किसके? एनर्जी, सहस्त्रार चक्र के 10 ऊर्जा द्वार है। तो कह रहे हैं कि अगर कभी आपको नाखून में कर तो सहस्त्रार चक्र करना है तो नाखून का भी कर सकते हैं और सहस्त्रार चक्र का भी करिए। तो सहस्त्रार चक्र को उन्होंने अगर ब्रेन के करस्पॉन्डेंस में माना हुआ तो वहां पर ही सबसे कहा कि राइट, लेफ्ट राइट थंब में उनको मान लिया है। कुंडली राइट थंब, ये लेफ्ट थंब। करस्पॉन्डेंस भी बताया गया। करस्पॉन्डेंस में ब्रेन के पार्ट की जब करस्पॉन्डेंस आई तो दो लोब, एक फ्रंटल लोब है तो फ्रंटल लोब का अंगूठा और इसमें दोनों मिला कर दिया गया, और इसमें पैराइटल लोब, इसमें टेम्पोरल लोब और इसमें ऑसिपिटल लोब। तो दोनों कहा गया है करस्पॉन्डेंस में, दोनों कहा गया है अंगूठा ये दोनों मिलाकर, क्योंकि बड़ा लोब है, लेकिन वैसे हम लोग फ्रंटल लोब को इसमें मानते हैं। तो अब वही तब समझिए, लेफ्ट में हमने कहा कि वायु सबसे छोटी वायु, उसके बाद याद करिए, बताइएगा आप लोग, अनिल शर्मा मैडम, वायु, फिर अग्नि, अग्नि, फिर जल, ना अरे अच्छा लेफ्ट में वायु, अग्नि, हॉटनेस, हॉटनेस, और उसके बाद लाइटनेस। जी सर। राइट में क्या है? राइट में हम जब चलेंगे तो अगर उल्टा चलेंगे तो पहले हमारे पास ह्यूमिडिटी आई, फिर आया ड्राइनेस, तो राइट में ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, फिर कोल्डनेस, अब ये आपकी डार्कनेस आ गई। तो ये कंसेप्ट है, और ये जो है शब्द सूत्र है। ऐसे आप ऐसे बना लेंगे तो आपको ट्रीटमेंट का पैटर्न समझ में आ जाएगा। देखिए क्या हुआ, तरजीह इंडेक्स फिंगर। अब कहा देखिए शरीर क्रिया विज्ञान का जो वो कह रहे हैं उसमें करस्पॉन्डेंस में कह रहे थे, वो कह रहे थे इंडेक्स फिंगर और फ्रंटल लोब दोनों को मिला करके आपका अंगूठा तर्जनी फ्रंटल लोब का होगा अगर करस्पॉन्डेंस की बात करें। और पैरेटल लोब जो बताया भी, पैरेटल और टेम्पोरल सबको अलग अलग उंगली दे दी गई। लेकिन जब हम ट्रीटमेंट करते हैं अपने उसमें, याद करिए आयुर्वेदिक में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं फ्रंटल लोब है, ये पैरेटल है, ये टेम्पोरल है और ये ऑक्सीपिटल है, कहते हैं ठीक। तो ये वो इस तरह ट्रीटमेंट के पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो ट्रीटमेंट जब पैटर्न आपको करना पड़ेगा तो ऐसा करना पड़ेगा। नख चक्र इन्होंने कह दिया वही। नख चक्र उन्होंने कहा कि नख चक्र वही है, 4 कर्मेंद्रिय, हाथ पैर के रूप में 4 कर्मेंद्रिय और आंख नाक कान जीवा 4 ज्ञानेंद्रियां शरीर को संचालित करती है। तो इन कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का संचालन मस्तिष्क करता है। तो अगर सामान्य स्रोत के रूप में कहें तो ये कॉमन सोर्स कौन है, ब्रेन है। तो उन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट में अब करस्पॉन्डेंस में करना हो तो इस आधार पर भी आप नख चक्र को कर सकते हैं। अदरवाइज नख चक्र वही है जो 1 नंबर है 1 नंबर, 2 नंबर, 5 4 नंबर 4 नंबर, ये 5 नंबर 5 नंबर, ये हमारा 8 नंबर 8 नंबर, ये हमारा 0 नंबर है, ये हमारा 9 नंबर है, ये हमारा 3 नंबर है, ये हमारा 7 नंबर है, ये हमारा 6 नंबर है, ये हमारा
2 नंबर है। तो उसी नंबर पर हमको नेल चक्रों पर वही ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। जो बताना वो ये है, टेम्परेचर, प्रेशर, सेंसेशन, स्पर्श, ये पैरेटल, जो भी आपका सेंसरी टच है, क्या है, टेम्परेचर होगा या कोई प्रेशर पड़ेगा या कोई सेंसेशन होगा या कोई स्पर्श होगा या ये होगा पैरेटल। दृष्टि संबंधी पीछे जाएगा ऑसिपिटल। कान में देखिए टेम्पोरल, कान में है टेम्पोरल ऑडिटरी है, और स्मेल वाला है ये हमारा टेम्पोरल लोब में है। और स्पीच ये हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारा फ्रंटल और पैरेटल दो है। फ्रंटल मेन फ्रंटल है स्पीच में। तो ये वाला हमको ये याद करना पड़ेगा, ये इसमें ट्रीटमेंट देने के लिए पैटर्न में ये समझना पड़ेगा। ये सब अपना वो कंसेप्ट है पूरा वो। देखिए सेरेब्रम का कार्य, तो साइंस पढ़ लें हम लोग। सेरेब्रम कार्य और ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की क्रियाओं पर नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि तंत्रिका प्रवाहों के दूषित मिलाना, उचित स्थान भेजना भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। और विभिन्न तंत्रिका प्रवाहों के बीच संबंध स्थापित करने के फलस्वरूप मनुष्य सीखता है, चिंतन करता है। तो वही मतलब काम फंक्शन की बात कर रहे हैं। दिस इज ट्रीटमेंट पैटर्न। देखिए ट्रीटमेंट नख चक्रों पर, यहाँ पर आइए, वो सब नहीं यहाँ पर, ये देखिए, ये तो और पढ़ लीजिएगा आप। ये मेन चीज जो है, ये उन्होंने होमो करस्पॉन्डेंस की बात की है। उन्होंने कहा देखिए हाइपोथैलेमस वगैरह यहाँ पर है, तो फ्रंटल लोब को उन्होंने उंगली पर और अंगूठे पर स्थापित माना है, और शेर सबको अलग अलग माना है। ये देखिए, ऐसे आपको ट्रीटमेंट करने का तरीका जानना, ये क्वेश्चन भी आएगा और वो भी है। 10 उंगली है, ठीक है। ऊर्जा में देखिए जरा, लेफ्ट होमो, ये चक्र की बात है ना, होमो चक्र, ये नहीं हेट्रो चक्र, ये होमो चक्र, राइट वाला होमो चक्र और लेफ्ट वाला हेट्रो चक्र। अब 4 उंगलियां उसी तरह जैसे अभी बताया था आपको, पहले अगर राइट से शुरू करेंगे तो राइट ये ह्यूमिडिटी आएगी स्मॉल वाली, तो देखिए ह्यूमिडिटी। या दूसरा आएगा ये, ह्यूमिडिटी के बाद आएगा ड्राइनेस, ड्राइनेस के बाद कोल्डनेस, कोल्डनेस के बाद डार्कनेस। उसी तरह यहाँ पर आएगा, यहाँ तक विंड आएगी, इंडेक्स फिंगर में हमारा आएगा हीट, फिर यहाँ हॉटनेस, हॉटनेस से बड़ी डार्कनेस, और यहाँ। तो आपको होमो हेट्रो में जब भी मान लीजिए कहीं करना हो ट्रीटमेंट, तो जब कभी आप लेफ्ट में करेंगे तो होमो भी कर दीजिए, नेल में करना तो होमो भी, वो रेट्रो भी कर दीजिए, और इनमें भी कर दीजिए, इनमें किसी एक में। और अगर इसमें करना तो होमो भी कर दीजिए। और जिससे हम लोग दांतों में करते थे कि 1 से 8 के लिए ऊपर वाले में, 1 से 8 वाले में, जो ऊपर वाली तरफ ये है और उसमें नीचे वाले में, वैसे हम लोग यहाँ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके आधार पर आपको ट्रीटमेंट का पैटर्न आएगा समझ में। इस समय अब देखिए, इसमें बताइए, इसमें गर्मी पड़ रही है, बोलिए। अरे गर्मी नहीं पड़ रही, गर्मी पड़ रही कि नहीं अनिल शर्मा मैडम, नीरज जी, गर्मी, इसमें गर्मी पड़ रही कि नहीं, है नहीं क्या लोग, आप लोग, प्रीता गांधी मैडम, संजय गवंडे, जी सर। गर्मी पड़ रही कि नहीं। हाँ। तो देखिए इसका ट्रीटमेंट नोट कर लीजिए, इसमें सब लोग सुन ले, जो लोग सुन रहे हूं। गर्मी पड़ रही है तो दाहिनी तरफ गर्मी के लिए बताइए, कौन सा दाहिनी तरफ कौन सा एनर्जी है, यहाँ पर देखिएगा। गर्मी में क्या करना है हमको, कोल्डनेस बढ़ाना है कि कोल्डनेस घटाना है।
गर्मी में कौन सी एनर्जी बढ़ानी है बताइए? कोल्डनेस बढ़ानी है। कोल्डनेस बढ़ानी, तो कोल्डनेस माने ये रिंग फिंगर। रिंग रिंग फिंगर। फिंगर में ब्लू, रिंग फिंगर में ब्लू डॉट, नेल चक्र में ब्लू डॉट, नेल चक्र में ब्लू में डॉट, ब्लू डॉट, ब्लू है, कोल्डनेस का ब्लू है, ठीक है, जी सर। चाइनीज हिसाब से। और इस उंगली में कहीं हीट वाला हॉटनेस है, रिंग रिंग फिंगर में रिंग। हॉटनेस है, तो इसके उसमें इसको घटाना है, तो इसमें भी ब्लू डॉट। दोनों रिंग फिंगर में इस समय, दोनों रिंग फिंगर में ब्लू डॉट नेल चक्र में लगाना शुरू करिए। जी। गर्मी का ट्रीटमेंट है ये, सिंगल ब्लू डॉट। और वही ट्रीटमेंट आप होमो हेट्रो में भी कर सकते हैं, वही ब्लू यहां भी लगा सकते हैं। तो अगर ये आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो जो आपका चक्र में ट्रीटमेंट आप कभी करते हैं, जहां पर 3-4 में हम ग्रीन कलर लगाते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट। नेल चक्र का ट्रीटमेंट है, ये सहस्त्रार चक्र का ट्रीटमेंट है ना, इसलिए उतना पावरफुल ट्रीटमेंट है। केवल एक सिंगल ब्लू डॉट आप दोनों थंब में लगा लीजिए और दोनों रिंग फिंगर में लगा लीजिए इस समय गर्मी के मौसम में। ये आपका ट्रीटमेंट पैटर्न है, ये इसी से मालूम होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों को इस तरह समझना है। बस ये चैप्टर 5वां चैप्टर तो समाप्त हो गया। अब तो आज समय हो गया। जी सर। हम लोग का 3-4 कुछ बाकी, थोड़ा सा बहुत कुछ एक आध इम्पोर्टेंट बाकी रहेंगे चैप्टर, तो हम लोग 2-3 में पूरा कर देंगे। वैसे कोशिश हमारी यही रहेगी, लेकिन ये है कि आगे चल के इसमें मेहनत थोड़ा करनी पड़ेगी। तो सेमेस्टर 4 जो है वो उनको थोड़ा सा वो रहेगा, लेकिन हम लोग पूरा करा देंगे। 3-4 दिन और है क्लास, उसमें पूरा हो जाएगा। जो मेन कंसेप्ट है इसके वो जरूर बता देंगे आपको। जी सर बता दीजिएगा। ये जो चीज है वो लिखी हुई है एक पेज नंबर 111 में भी, जो बता रहे थे ना ये वाला, ये अभी पेज नंबर अभी जो दिखाया था पेज नंबर ये वाला था, पेज नंबर 55 में है, यही आपको पेज नंबर 111 में मिलेगी। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो खेमका सर ने एक मार्गदर्शन दिया हुआ है कि कोई भी ज्ञान रुके नहीं, ज्ञान का प्रवाहमान होना बहुत आवश्यक है। जैसे जैसे प्रवाहमान होगा वैसे वैसे कोई वस्तु है वो बाहर फैलती रहेगी। और ये ज्ञान है, ज्ञान नहीं रुकेगा तो ज्ञान तो बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो फिर भी बढ़ेगी, फिर भी बढ़ेगी तो पीड़ा घटेगी। बस यही उनका उद्देश्य था। तो उसी उद्देश्य को प्राप्त के लिए सारे लोग कृत संकल्प हैं। तो उन्हीं के शब्द को याद करते हैं हम लोग, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग लिखते हैं। कल केवल एक ही क्लास, 2 क्लास होंगी जिसमें हम लोग केवल सर।